नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय सिर्फ रोजमर्रा के मौसम का हाल नहीं है, बल्कि एक बेहद विशाल, जटिल और डायनामिक सिस्टम है, भारतीय मानसून। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि इस पर पकड़ बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बिना इसके भारत के भूगोल को समझना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। 75%। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की कुल सालाना बारिश का पूरे 75%, जी हां, सिर्फ इसी एक मौसम प्रणाली से आता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि परीक्षा के नजदीक ये टॉपिक हाई हील्ड क्यों बन जाता है। हमारी पूरी कृषि, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि जल संसाधन, सब कुछ इसी एक इंजन के भरोसे चलते हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मॉनसून की संरचना, फिर इसकी मौसमी टाइमलाइन, नमी की दो शाखाएं, उसके बाद क्षेत्रीय वर्षा की विविधताएं, कुछ बड़ी वैश्विक जलवायु घटनाएं और आखिर में सबसे अहम हाई यील्ड परीक्षा तथ्य। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मॉनसून की संरचना। मॉनसून शब्द असल में अरबी भाषा के मौसम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है मौसम। इसे आसानी से समझने के लिए एक बहुत बड़े थर्मल वैक्यूम क्लीनर की कल्पना कीजिए। होता क्या है कि गर्मियों में जब भारतीय उपमहाद्वीप भयंकर रूप से गर्म हो जाता है, तो वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इससे नीचे एक बहुत बड़ा खालीपन, यानी लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। अब यही खालीपन दूर महासागरों से नमी को बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अपनी तरफ जोर से खींचता है। अब ये वैक्यूम काम कैसे करता है? इसके 3 आसान चरण हैं। पहला, भीषण गर्मी से वो विशाल निम्न दाब यानी लो प्रेशर एरिया बनता है। दूसरा, उत्तर भारत में चलने वाली लू, धूल भरी आंधियां और मैंगो शावर्स जैसी प्री मानसून बारिश इस खालीपन को और भी ज्यादा इंटेंस कर देती हैं, एक परफेक्ट कंडीशन बन जाती है। और तीसरा चरण, इसका नतीजा ये होता है कि हिंद महासागर से भारी मात्रा में नमी से लदी हवाएं पूरी ताकत के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ खींची चली आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, मॉनसून की मौसमी टाइमलाइन। देखिए, मॉनसून की ये पूरी यात्रा एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन पर चलती है और ये तारीख है एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। 1 जून, केरल तट पर इसका पहला आगमन होता है, जिसे ऑनसेट कहते हैं। 21 जून, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ITCZ उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे हवाएं अंदर खिंचती हैं। 15 जुलाई आते आते ये पूरे भारत को कवर कर लेता है और फिर सितंबर से नवंबर के बीच इसका वापसी का सफर शुरू होता है। इन तारीखों को तो बिल्कुल रट लीजिए। परीक्षाओं के लिहाज से 2 और शब्द बहुत अहम हैं। पहला है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। जब दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है तो उसे मॉनसून का फटना या बर्स्ट कहते हैं। ये कोई नॉर्मल फुहार नहीं होती। और दूसरा शब्द है ब्रेक इन मॉनसून, यानी जब लगातार बारिश के बीच कुछ दिनों के लिए बारिश एकदम रुक जाए। इन दोनों का फर्क अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, नमी की 2 शाखाएं। जब ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत से टकराती हैं तो 2 अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती हैं। पहली है अरब सागर की शाखा, जो सीधे पश्चिमी घाट नाम की बड़ी दीवार से टकराती है और वहां जबरदस्त बारिश कराती है। और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो पूर्वोत्तर भारत और गंगा के मैदानों की तरफ मुड़ जाती है। इन दोनों की रुकावटें और इनके टारगेट एरिया बिल्कुल अलग हैं और इन्हें आमने सामने रखकर याद रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, इस पूरी सिस्टम में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हिमालय एक बहुत ही विशाल और जरूरी बैरियर का काम करता है। जरा सोचिए, अगर उत्तर में हिमालय की वो ऊंची दीवार न होती तो क्या होता? ये सारी नमी वाली हवाएं बिना बरसे ही उत्तर की तरफ पार कर जाती और हमारा भारतीय उपमहाद्वीप एक सूखे रेगिस्तान में बदल जाता। इसके बाद है भाग 4, क्षेत्रीय वर्षा विविधताएं। अब बारिश कहाँ और कितनी होती है, इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। एक तरफ मेघालय का मौसिनराम है, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। वहां बारिश का लेवल आप सोच भी नहीं सकते। और उसी देश में दूसरी तरफ थार का मरुस्थल है, जो बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि मानसून का वितरण कितना असमान है। अक्सर मैचिंग वाले सवालों में यह कॉन्ट्रास्ट पूछ लिया जाता है। मानसून की वापसी, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प है। सितंबर से नवंबर के बीच ये लौटता हुआ मानसून अपनी दिशा पूरी तरह से पलटकर उत्तर पूर्व कर लेता है। अब यहाँ एग्जामिनर का एक फेवरेट सवाल बनता है कि साल के अंत में ये बारिश कहाँ होती है।
तो इसका एकदम सटीक जवाब है तमिलनाडु। लौटता हुआ मानसून खास तौर पर तमिलनाडु के तटों पर बहुत ही महत्वपूर्ण बारिश लेकर आता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम भाग 5 पर हैं, वैश्विक जलवायु घटनाएं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। ये वायुमंडल के काफी ऊपर बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं हैं। इनका रोल मौसम के हिसाब से बदलता है। सर्दियों में जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो मॉनसूनी हवाओं को भारत में घुसने से एक दीवार की तरह रोक देती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इन मानसूनी हवाओं को खींचकर भारत लाने में एक बहुत बड़े मददगार का काम करती हैं। और दूसरी सबसे पावरफुल ग्लोबल घटना है ENSO यानी अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये प्रशांत महासागर का एक ऐसा ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल है जो ये तय करने की ताकत रखता है कि हमारे मॉनसून में भयंकर सूखा पड़ेगा या बाढ़ वाली बारिश होगी। अल नीनो, ला लीना और सदर्न ऑसिलेशन का ये पूरा खेल सीधा सीधा हमारे मॉनसून की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 6, हाई यील्ड परीक्षा तथ्य। चलिए इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें तुरंत लॉक कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। भारत की 75% वार्षिक बारिश, ऑनसेट की तारीख 1 जून केरल में, 15 जुलाई तक इसका पूरा विस्तार, 2 शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, 21 जून को ITCJ का शिफ्ट होना, हिमालय का वो बैरियर इफेक्ट, लू हवाओं का रोल और सबसे आखिर में ENSO का साइकिल। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो समझ लीजिए परीक्षा के लिए आपके तर्कश में सारे तीर मौजूद हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर तेजी से हो रहे इस वैश्विक जलवायु परिवर्तन की वजह से एनसो का वो नाजुक पैटर्न हमेशा के लिए बदल गया, तो करोड़ों लोगों को जिंदगी देने वाले इस विशाल मानसूनी इंजन की टाइमलाइन का क्या होगा? इस सिस्टम को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।